स्वागत है गाइस आपका हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अष्टांग हृदयम, जो कि एक सब्जेक्ट है बीएमएस कोर्स के फर्स्ट ईयर का। तो आज से इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसको हम कंप्लीट कराएंगे आपको, ठीक है। एक एक श्लोक से लेके एक एक श्लोक की डेफिनेशन और एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, जिससे आपकी जो है अष्टांग हृदय पर अच्छी पकड़ बने। और जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मतलब जितना आप इसको पढ़ोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको आज चैप्टर 1 का पार्ट 1 कराने वाला हूँ, तो जो मैं कराऊंगा वो आपको खुद एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, एक एक श्लोक अच्छे से समझाऊंगा आपको। ओके, जो श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो मैं साफ साफ बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है जरूरी। तो मैं बता देता हूँ कि अष्टांग हृदय जो हमारी बुक है, इसके अंदर हमारे टोटल आपके कुछ 30 चैप्टर्स के आसपास है। टोटल हमारे 30 चैप्टर्स हैं। और ये पूरा जो अष्टांग हृदय है हमारा, ये इसके हम सूत्र स्थान को करने वाले हैं। किसको? जो हमारा सूत्र स्थान है हम उसको करेंगे। अब इस चीज पे एक बात ध्यान रखना आपको कि हम बारी बारी से हर एक चैप्टर करेंगे, और एक चैप्टर के काफी सारे पार्ट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर करा दूंगा, नहीं। एक चैप्टर के काफी सारे पार्ट हो सकते हैं। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, ये इसका नाम है आयुष काम्या अध्याय, ठीक है। आयुष काम्या अध्याय, इसके अंदर हम मेनली ना आयुर्वेद का बहुत बहुत जो बेसिक लेवल है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बाकी इसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस आयुष काम्य अध्याय में सबसे पहला श्लोक है, रागादि रोगान तत्तानुष्ठान शेष काय प्रसरतान शेषान ओच्युके मोहार्ती दान दान यो अपूर्व वैद्य नमोस्तु तस्मे। इसका मतलब है जो राग आदि रोग है ना, वे सदा मानव के पीछे लगे रहते हैं। मतलब कि जो राग आदि रोग, अभी ये राग आदि रोग कौन से? राग आदि रोग हम कहते हैं मानसिक रोग को, ठीक है। जैसे कि राग हो गया, द्वेष हो गया, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब हैं हमारे मानसिक रोग। क्या है? ये सब हमारे मानसिक रोग है। ये जो है मानव जो शरीर है हमारा, उसके पीछे लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं। मतलब कि पूरे शरीर के अंदर जो है वो फैले रहते हैं। और ये क्या क्या उत्पन्न करते हैं? ये उत्सुकता उत्पन्न करते हैं, मोह उत्पन्न करते हैं, और आरती, आरती का मतलब है बेचैनी। ये इन तीनों चीजों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। और ये जो राग आदि रोग हैं सारे, ये जो रोग है उसको जिसने नष्ट किया, मतलब उन सबको जिसने नष्ट किया, उस अपूर्व वैद्य, उस वैद्य को हमारा नमस्कार हो, ठीक है। ये इस श्लोक में बताया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये राग आदि रोग है, कौन से रोग हैं? ये राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा आदि, ठीक है। ये मानसिक रोग है। और ये जो मानसिक रोग है, इन रोगों का जो आधार है वो मन और देह है। मतलब कि जैसे कि मानसिक रोग का आधार कौन है? मानसिक रोग का जो आधार है वो मन है, और मन का आधार देह है, ठीक है, देह। तो ये जो राग आदि रोग हैं, ये मन के साथ साथ देह को भी पीड़ित करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे तपा हुआ लोहे का गोला होता है, वो जिस कढ़ाई या पात्र में रखा जाए उसको भी तपाता है। ठीक उसी प्रकार जो राग आदि मानसिक रोग हैं जो मन के अंदर हमारे, वे मन के साथ साथ देह को भी पीड़ित करते हैं, ठीक है। शुद्ध चित्त वाले पुरुष को ये राग आदि रोग नहीं होते। ओके, ये आप बात ध्यान रखना। अब गाइस ये आपको समझ आ ही गया है कि इसका मतलब है जो ये जो रोग हैं, ये मन के साथ साथ देह मतलब शरीर को भी पीड़ित करते हैं, ठीक है। ये मन के रोग हैं, राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर, ईर्षा, ठीक है। ये आप याद रखना। और ये श्लोक ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि राग आदि रोग कौन से, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का पहला श्लोक था। अब आते हैं हम नेक्स्ट श्लोक्स पर, ठीक है। तो उसके बाद आता है अर्थात आयुष काम्याम अध्याय व्याख्यास्याम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अब जो इस चैप्टर के हम अंदर बात करने वाले हैं वो है आयु की कामना करने वाले के लिए जो हितकर है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ हम आयुष काम्य अध्याय के अंदर, मतलब कि आयु की कामना करने वाले के लिए जो हितकर चीजें हैं, हितकर मतलब जो जरूरी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में हम इस अध्याय के अंदर व्याख्या करेंगे। मतलब कि उन चीजों के बारे में जानेंगे। ओके, उसके बाद आता है गाइस इंपोर्टेंट श्लोक हमारा। ये जो श्लोक है गाइस, ये इंपोर्टेंट श्लोक है, इस बात को ध्यान रखना। आयु काम्या मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशो विधेय परमाद्र। इसका मतलब है कि गाइस जो धर्म, अर्थ, सुख नामक इन 3 पुरुषार्थों का साधन क्या है? आयु है। मतलब कि अगर आयु ही नहीं होगे तो क्या तुम धर्म करोगे?
क्या सुख करोगे, क्या सुख मिलेगा आपको, क्या आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब आपकी आयु ही नहीं है तो आप करोगे क्या। तो जब तक आयु है तब तक ये तीन चीजें, वरना तब तक ही ये तीन चीजें है, वरना कुछ नहीं है। तो जो ये हमारे तीनों साधन हैं पुरुषार्थ के, इन तीनों को प्राप्ति का उपाय है हमारा क्या, आयु। ओके, तो आयु सुखायु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम विशेष आदर करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिसको सुखायु चाहिए ना, जिसको भी सुखायु चाहिए, मतलब कि जिसको भी अपनी आयु जो है वो लंबी करनी है और अच्छी करनी है, तो आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं उनको विशेष रूप से उनका आदर करना चाहिए, मतलब उनको मानना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इस श्लोक में बताया गया है। और अब बात करते हैं गाइस हम नेक्स्ट श्लोक पे। उसके बाद गाइस ये अपना श्लोक आता है, ये आप चाहो तो पढ़ लो। देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब इसके अंदर ना, इस पूरे श्लोक के अंदर ना एक ही चीज बताई गई है कि आयुर्वेद का ना अवतरण कैसे हुआ है वो बताया गया। मतलब आयुर्वेद आया कैसे है और किस किस ने ग्रहण किया, फिर आगे किसको पढ़ाया है। जैसे कि स्टार्टिंग में जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का ध्यान करके उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया, मतलब दक्ष प्रजापति को पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद जो दक्ष प्रजापति जी थे अपने, उन्होंने अश्वनी कुमार को पढ़ाया था और अश्वनी कुमार ने देवराज इंद्र को पढ़ाया था। ठीक है, और जो देवराज इंद्र थे उन्होंने अत्रि पुत्र पुनर्वसु आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया था। मतलब सिर्फ पुनर्वसु आत्रेय नहीं, और भी बहुत सारे महर्षि थे, उन सबको पढ़ाया था। अब बात करते हैं आत्रेय आदि ने। जो आत्रेय आदि जितने महापुरुष थे, ये वाले, ये जितने महापुरुष थे, उन सब ने अग्निवेश, भेड़, जत्रुकर्ण, प्रासर, हरित, सारपर्णी आदि को पढ़ाया था। और फिर ये अग्निवेश आदि जितने महर्षि थे, इन्होंने अलग अलग तंत्रों, मतलब कि आयुर्वेद शास्त्र है जो, उनकी विस्तार के साथ रचना की है। मतलब कि इन्होंने फिर आगे अलग अलग शास्त्रों की, आयुर्वेद के शास्त्रों की रचना की है। ठीक है, तो ये मेनली आयुर्वेद का जो है वो अवतरण बताया गया है इस पूरे श्लोक के पैराग्राफ के अंदर। ये आपको बस नॉर्मली पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आगे दूसरे श्लोक के बारे में। ठीक है, ये हमारा 5वां श्लोक है शायद। काय बाल ग्रोह द्रवांग शल्य दृष्टा जरा वर्षान अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संसृता। इसका मतलब है जो हमारा आयुर्वेद है उसके जो अंग है वे 8 है। टोटल आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया हुआ है। उन 8 के 8 अंगों में ही पूरा का पूरा आयुर्वेद जो है समाविष्ट है, एक तरीके से कह सकते हो आप। श्लोक के अंदर भी कह रखा कि काय बाल ग्रोह ध्रुवांग शल्य दृष्टा जरा वर्षान, ये पूरे के पूरे हमारे 8 हो गए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये पूरे हमारे 8 है। देखो यहाँ पर है काय चिकित्सा, ये देखो बाल तंत्र। ओके, इसको हम कुमार भृत्य भी कहते हैं, बाल तंत्र को। फिर आती है हमारी गृह चिकित्सा, उसको हम भूत विद्या भी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी उद्रुवांग चिकित्सा, उसको हम शाल्यक्य तंत्र भी कहते हैं। फिर आती है हमारी शल्य चिकित्सा, जिसको शल्य तंत्र भी कहा जाता है। उसके बाद आती है दृष्टा विष चिकित्सा, मतलब कि अगर तंत्र। ओके, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये है क्या और क्यों इनको 8 में विभाजित किया गया, और 8 के 8 को अलग अलग, मतलब कि इनमें अलग अलग क्या है ऐसा। ठीक है, इनको हम देखेंगे। उसके बाद है जरा चिकित्सा, मतलब रसायन तंत्र। उसके बाद है वृष चिकित्सा, मतलब वाजीकरण तंत्र। तो ये जो 8 के 8 अंग हैं, इन अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। पूरे आयुर्वेद की संपूर्ण चिकित्सा क्या है, इसके अंदर आश्रित है। ओके, अब धीरे धीरे करके हम सारे अंगों को अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले आता है हमारा काय चिकित्सा। अब सबसे पहले देखते हैं काय चिकित्सा क्या है। देखो इसमें संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले आमाशय, पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों की शांति का उपाय किया जाता है। मतलब कि आमाशय का मतलब है, अगर आपको नहीं पता है, आमाशय का मतलब है हमारा पेट, मतलब कि स्टमक। ओके, इसके अंदर आपका खाना जो है वो जाके बैठता है। आम आशय, आम मतलब हमारा जो आहार है वो, और आशय मतलब स्थान, आहार का स्थान जो है वो। उसके बाद है पक्वाशय। पक्वाशय कहते हैं गाइस लार्ज इंटेस्टाइन को। इन दोनों के अंदर जो भी बीमारी होती है, जैसे कि ज्वर आदि, जो भी बीमारी, ज्वर मतलब बुखार, और आदि जितनी भी आगे आने वाली बीमारी है जो इनसे निकलती हैं, ठीक है, इससे स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन से जो आती हैं, उन सब की बीमारियों की जो चिकित्सा है और उनके उपाय हैं, वे सब किसके अंदर आते हैं, हमारे काय चिकित्सा के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो काय चिकित्सा की अगर डेफिनेशन आए तो आप ये लिख सकते हैं काय चिकित्सा है क्या, तो ये आप इजीली लिख दोगे। और ये जो ग्रंथ हमारा, ये हमारा प्रथम ग्रंथ कहा गया है इसको, मतलब कि पहला नंबर पे जो ग्रंथ आता है वो हमारी काय चिकित्सा। काय का मतलब गाय जी मैं बता देता हूँ आपको, काय का मतलब होता है शरीर, एक तरीके से आप कह सकते हो शरीर की चिकित्सा। ओके, और ये जो काय चिकित्सा है ना, ये यौवन आदि अवस्थाओं वाला, मतलब यौवन मतलब जवान, जो जवान होते हैं ना, उनके लिए ज्यादातर काय चिकित्सा काम आती है। ज्यादातर जितनी भी जो जवानी में जो बीमारियां वगैरह आती है ना,
ये सारी काय चिकित्सा के अंदर हमारी आ जाती है। ठीक है, इस अंग का जो प्रधान तंत्र है वो है हमारा अग्निवेश तंत्र, जिसको कहते हैं हम चरक संहिता। क्या कहते हैं? चरक संहिता। वो चरक संहिता आपका सेकंड ईयर में स्टार्ट हो जाएगी और थर्ड ईयर में वो खत्म होगी, 2 साल चलेगी वो। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं इस बाल तंत्र के बारे में। बाल तंत्र और कुमार वृत्त। कुमार का मतलब आप क्या समझ, चलो कुमार छोड़ो, बाल का मतलब क्या समझते हो आप? अगर नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बाल का मतलब है बालक और कुमार का मतलब है बालक। बालक मतलब शिशु, शिशु मतलब छोटे बच्चे। ठीक है, तो उन सभी की जो चिकित्सा है वे हमारी बाल तंत्र के अंदर आती है, क्योंकि बालकों के शरीर में परिपूर्ण बल तथा धातु आदि का अभाव होने के कारण इस अंग का स्वतंत्र वर्णन किया गया है। जब भी बालकों में परिपूर्ण बल धातुओं का अभाव हो जाता है, अभाव मतलब कमी हो जाती है, तो उसके कारण इस अंग को स्वतंत्र बनाया गया। स्वतंत्र मतलब कि अलग क्यों किया गया है इस ग्रंथ को, उसका रीजन ये है कि जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो औषधियां होती हैं वे भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, भिन्न प्रकार की मतलब जैसे जो जवान बंदे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी औषधि में फर्क होता है, मात्रा का फर्क होता है और भी बहुत फर्क होता है, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो दूध भी होता है ना, वो भी शिशु को माता या धात्री का पिलाना चाहिए। ठीक है, धात्री का मतलब उपमाता है। ठीक है, पिलाना चाहिए, ये यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है। हाँ, एक यहाँ पर शंका उत्पन्न होती है कि जो बालकों की चिकित्सा है, बाल तंत्र को अलग से दर्शा गया है, ऐसे वृद्धों की चिकित्सा का भी स्वतंत्र उपदेश जो है वो आचार्यों ने क्यों नहीं किया? इसका समाधान इस प्रकार निकाला, जैसे कि जो वृद्धावस्था होती है ना, वो युवावस्था के बाद में आती है। ठीक है, अतः इसकी चिकित्सा जो है वो ज्यादातर जो है वो काय चिकित्सा के अंदर हो जाती है, मतलब काय चिकित्सा में ही समाविष्ट है। और जो कुछ हम शेष रह जाता है ना, वो हमारा रसायन तंत्र कंप्लीट कर देता है। क्या कर देता है? रसायन तंत्र कंप्लीट कर देता है। जो हमारा बाल तंत्र है या मतलब जो कुमार वृत्त है, उसका कंप्लीट जो हमारा संहिता ग्रंथ है वो है कश्यप संहिता। ओके, कश्यप संहिता। उसके बाद बात करते हैं इस भूत विद्या के बारे में, क्योंकि जो ये भूत विद्या है ना, इसके बारे में तो आपको मतलब कम ही पता होगा। मतलब जो भी इसमें ना देव असुर पूतना आदि और ग्रह हो, जो हमारे ग्रह होते हैं, उनके विशिष्ट जो मतलब कि उनके लिए जो प्राणियों में दिक्कत आती है ना, और उसके लिए हम शांति कर्म वगैरह करवाते हैं, जो भी जैसे घर में हवन वगैरह कराते हैं और भूत भगाने की जो भी ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी इस भूत विद्या के अंदर आती है। और लेकिन जो इस विषय में मतलब कि आज कोई प्राचीन स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं है, मतलब कि आज के टाइम पे अभी इसका कोई स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं है। केवल चरक संहिता निदान स्थान के अंदर इसका थोड़ा सा बताया गया है इसके बारे में, और इसके अतिरिक्त अगर आप सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तो उसके सूत्र स्थान में भी इसका वर्णन किया गया है थोड़ा बहुत। और उसके बाद हम बात करते हैं शालाक्य तंत्र की, मतलब कि उद्ध्रुवांग चिकित्सा। आप कभी भी इसको इस नाम से नहीं पुकारोगे, आप हमेशा इसको शालाक्य तंत्र ही बोलोगे, क्योंकि आगे भी शालाक्य तंत्र के नाम से ही बोला जाएगा ये। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए उद्ध्रुवांग चिकित्सा क्या है, शालाक्य तंत्र है। इसका मतलब है कि जो आंख, मुख, कान और नासिका, मतलब कि आंखें और मुख, कान, नासिका, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की स्टडी हमारी शालाक्य तंत्र में आती है। ठीक है, मतलब कि इनके आधारित जो रोग है, मतलब आंख, मुख, कान, नाक, इनके जो रोग है उनकी चिकित्सा शालाक्य आदि द्वारा, मतलब सर्जरी द्वारा या फिर किसी भी चीज के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा है, वो इस अंग का प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन शालाक्य तंत्र नाम से भी आज कोई ग्रंथ स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, ये आप ध्यान रखना। और वैसे तो देखो, ये आपका जो सब्जेक्ट है शालाक्य तंत्र, ये आपका 4th ईयर में आने वाला है, आई और ईएनटी। इसके बारे में आप ज्यादातर 4th ईयर में जानोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए शालाक्य तंत्र में क्या है। आंख, नाक, मुख और कान, तो ये सारे हमारे शालाक्य तंत्र में आते हैं। इनकी चिकित्सा, रोग जो भी इसमें उत्पन्न होते हैं वो सब हमारे शालाक्य तंत्र में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं शल्य तंत्र की। शल्य, अब शल्य का मतलब होता है सर्जरी। क्या? सर्जरी। अब आप सोच रहे हो कि यार आयुर्वेद में सर्जरी कहाँ से आई, लेकिन आपको एक बात बता दूं, सुश्रुत जी थे जो हमारे, वो फादर ऑफ सर्जरी हैं रियलिटी में देखा जाए तो। जो शल्य तंत्र है हमारा, ये पूरे 8 अंगों में सबसे प्रधान अंग है, पूरे 8 अंगों में सबसे प्रधान अंग है। देवासुर संग्राम में युद्ध में हुए घावों की सग पूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। इसका मतलब है घावों की फटाफट से पूर्ति हो जाए, उस समय इस अंग की आवश्यकता पड़ी थी। और उस समय जो देव, वैद्य और जो अश्वनी कुमारों ने इस तंत्र का समुचित प्रयोग कर दिखाया था। आप मेनली ध्यान दो कि शल्य चिकित्सा मेनली आ जाती है सर्जरी के ऊपर। ठीक है, और ये आयुर्वेद का प्रधान
अंग है। और शल्य तंत्र में हम ना मेनली पढ़ेंगे यंत्र के बारे में, शस्त्र के बारे में, क्षार के बारे में, अग्नि के बारे में, इन सब के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक तरीके से सर्जरी है ना, तो हमको इसके टूल्स वगैरह ही पता होना चाहिए कि कौन से टूल यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगध तंत्र की। अगध तंत्र मतलब कि दृष्टा विष चिकित्सा। अगध मतलब होता है विष, विष मतलब कि जहर। तो महर्षि वाग्भट द्वारा रचित दोनों संहिता संग्रह और हृदय, ये कौन सी है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय जो हम पढ़ रहे हैं। मेनली आप बात करते हैं इस अगध तंत्र में क्या है। अगध तंत्र में हम सर्प, कीट, लूता, मुशिकादि मतलब कि सर्प, कीट, लूता, ये जितने भी जानवर होते हैं, ठीक है, जांगम विष या फिर वत्सनाभ और स्थावर विषों का, जो भी जानवर होते हैं उनके काटने से जो विष निकलता है जो हमारे शरीर में जाता है, उनके लक्षण, ठीक है, उनसे क्या हो सकता है, मृत्यु होगी या नहीं होगी, कितने दिन में वो असर करेगा, कब तक उसका असर रहेगा, और कैसे उसको ठीक किया जा सके। जो हमारे नेचुरल पॉइजन होते हैं ना, जो पेड़ पौधों से भी आते हैं, ठीक है, वे उन सभी मतलब जितने भी तरीके के आपके पॉइजन होते हैं, उन सभी प्रकार के सब मिश्रित विषयों का वर्णन तथा उनके शांति के उपायों का वर्णन है इस अगध तंत्र के अंदर। तो अगध मतलब विष, विष का तंत्र है ये। इसके बारे में हम टोटल विष की बातें करेंगे जब भी इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम 3rd ईयर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रसायन तंत्र के बारे में। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, रसायन तंत्र और ये वाजीकरण तंत्र, इनका कोई भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। ये आपको चरक संहिता में मिलेंगे, जो कि आपको 3rd ईयर में जो पहला चैप्टर होगा उसके अंदर आपको ये मिलेंगे। जो हमारा चरक संहिता है ना, 3rd ईयर में जो चरक संहिता होगी उसके चिकित्सा स्थान में ये आपको मिलेंगे पहले पाद में। ये है क्या चीज? अब देखो रसायन तंत्र उसे कहा गया है जो वह स्थापन कर दे, मतलब कि कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर करने में सहायक हो। यौवन मतलब युवावस्था करने में सहायक हो। ये आयु को बढ़ाता है, रसायन जो है वो आयु को बढ़ाता है, धारण शक्ति को बढ़ाता है। मेधा मतलब धारण, जो हमारी शक्ति होती है, धारण शक्ति, दिमाग की पावर जो है हमारी, उन सभी चीजों को बढ़ाता है तथा बल को बढ़ाने में और रोगों को विनाश करने में समर्थ होता है ये रसायन जो भी है। रसायन तंत्र के अंदर हम मेनली रसायन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इसका भी कोई प्राचीन तंत्र स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 1 के जो 4 पाद हैं उसमें बात जो है वो की गई है। और उसके बाद जो है, जैसे रसायन की बात की, उसके बाद नेक्स्ट वाजीकरण की भी बात की गई है, तो मेनली हम वही पढ़ेंगे वाजीकरण को भी। अब वाजीकरण क्या है? अब वाजीकरण देखो गाइस, वाजीकरण मेनली ना क्या करता है, अल्प मात्रा वाले शुक्र का संतर्पण करता है। मतलब कि अगर शुक्र की मात्रा जो कम हो रखी है तो उसको बढ़ाता है। दूषित शुक्र है उसको शुद्ध करता है, ठीक है। क्षीण शुक्र को बढ़ाता है और सूखे हुए शुक्र के उत्पादन के उपायों का निर्दिष्ट करता है। मतलब कि जो शुक्र सूख गया है उसको वापस से बनाता है, ठीक है। लिंग में प्रहसता को उत्पन्न कर नर नारी में संतानों उत्पादन शक्ति को पैदा करता है। मतलब कि अगर कोई संतान को पैदा नहीं कर पा रहा है तो उसको भी ये हेल्प करता है। तो वाजीकरण आप समझ गए हो किस चीज के लिए यूज में आता है ज्यादातर। यही है गाइज हमारे चिकित्सा के 8 के 8 अंग। यही है गाइज हमारे पूरे आयुर्वेद के 8 अंग। तो आज इस पार्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट श्लोक देखने वाले हैं। यहाँ से आपका जो आयुर्वेद का बेसिक है ना, ये चैप्टर आप अच्छे से कर लो। इस चैप्टर के अंदर आपका जो आयुर्वेद का बेसिक है, जो बेस लेवल है, वो क्लियर हो जाएगा। और अगर वो क्लियर हो गया ना, फिर आगे आने वाली जो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत ज्यादा। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कि इस चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट में। और जितना मैंने आपको कराया ना, ये एक बार पढ़ लो और अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो या फिर अपनी कॉपी में नोट्स बना लो। वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितने भी आपके दोस्त हैं बीएमएस कर रहे हैं, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में हो, तो उनके पास शेयर कीजिए। क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम नए नए सब्जेक्ट्स, मतलब कि जो आयुर्वेद के और सब्जेक्ट्स है वे भी लाते रहेंगे। और गाइज सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें जितना हो सके। ओके, बाय बाय गाइज, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।